नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SK GK GS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SK झा सर का साइंस बुक जो है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे से ये बुक को कंप्लीट करिए ताकि आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम आए और उसमें एग्ज़ाम देने जाए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो साइंस में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, SK झा सर का ये साइंस का बुक बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे बुक है। तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना SK झा सर का जो बुक है उसमें कितना दम है और उसमें इतना अच्छा है बुक है, क्या ही कहे मेरे प्यारे दोस्तों। इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोगों का साइंस में 95+ क्वेश्चन, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो ज़रूर वहाँ पे अटेम्प्ट करिएगा और वहाँ क्वेश्चन आप लोगों को टकराएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बुक को पढ़ना न भूलें और इस बुक को शुरू से अंत तक ख़त्म करेंगे, है ना। अभी स्टार्टिंग की अभी 3-4 क्लास हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। तो रेगुलर क्लास होगा, पर डे क्लास होगा और पर डे क्लास पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल करके रख लें ताकि आपको पर डे 8 से 9 बजे सवेरे आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियो यहाँ से डाल दिया जाता है। 8 से 8:30 9 बजे लास्ट तक वीडियो 9 बजे से पहले डलाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 8 से पहले कब 6 के 8 के बीच में डाल दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप पर डे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, SK झा सर का ये बुक क्लास करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल करके रख ले ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम यह बुक की 4th या 5th पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही सभी इसमें क्वेश्चन बैंक भी इंक्लूड है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इंक्लूड क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक को आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाइए। शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाइए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, साइंस में दम आप सही मार्क आइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस बुक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि इस बुक को जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें जो भी क्वेश्चन है तो ये सब VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें आप लोग को गांव कस्बे के जो भी बच्चे रहते हैं वो बहुत सारा गरीब होते हैं जो कोर्स को परचेज नहीं कर सकते हैं SK झा सर का। तो मैं एक मुहिम चलाया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि चलिए मैं SK झा सर का बुक ही फ्री में पढ़ा देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जब हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों, आपको तो एक सब्सक्राइब तो ज़रूरी है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो वही मेरा हौसला बढ़ाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा तो मैं फ्री पढ़ाता हूँ और आप लोग को अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ तो मेरा हौसला टूट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कम से कम आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। इस सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मेरा हौसला बढ़ता है कि चलिए मेरे जो भी है इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जो भी बच्चा गरीब हैं, जो SK झा सर के या और भी टीचर हैं, जो भी टीचर उनको कोर्स परचेज नहीं कर सके तो उनको हम फ्री में प्रोवाइड करा सकते हैं। खान सर का हो गया और सब है
रहमान सर हो गया, कौटिल्या सर, प्रदीप सर हो गया, और सब सर को भी मैं बुक लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो और पर डे आप लोगों का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। तो आज का क्लास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एस.के. झा सर का है, सामान्य विज्ञान है। क्या सामान्य विज्ञान है? देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम, यूजीसी, नीट, जेआरएफ, शिक्षक, बीएड और डीएलएड भी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है ना। यहाँ चलिए आगे क्या है। थ्योरी पहले है, उसका प्रैक्टिकल एमसीक्यू है, उसका विथ न्यूमेरिकल है और प्रीवियस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए एस.के. झा सर हैं, चिन्हवे करते होंगे एस.के. झा सर को। तो चलिए क्या भौतिक है, तो भौतिक फिजिक्स अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री है तो अभी पढ़ा रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कहाँ तक हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग का हो गया है, परिचय पढ़ा दिए हैं, कोशिका पढ़ा दिए हैं, चैप्टर 2 तक कंप्लीट हो गया है एकदम। आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2 पढ़ा दिए। आज पढ़ाने वाला है क्या? चैप्टर 3। डेली एक चैप्टर पढ़ा देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। कोशिश करता हूँ कि एक चैप्टर ख़त्म हो जाए। अगर नहीं होता है तो एक और वीडियो बना देता हूँ, 1 से 2 वीडियो में ये चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मैं आज क्या स्टार्ट करेंगे? कोशिका विभाजन। क्या? कोशिका विभाजन कितना है? 13 से 15 पेज नंबर में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आज का मोटिवेशनल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आज का मोटिवेशनल है, एक जिद्दी इंसान कभी हार कर नहीं बैठता। एक जिद्दी इंसान कभी हार कर नहीं बैठता, फिर चाहे वह कितनी बार भी क्यों न हार जाए। उसकी जिद उससे कहती है कि एक बार और कोशिश कर, और इसी जिद की वजह से वह दुनिया में महान सफलता हासिल करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जिद्दी बनिए, है ना। एक जिद्दी इंसान कभी हार कर नहीं बैठता। एक जब जिद्दी बना लीजिएगा तो आप कभी हार कर नहीं बैठिएगा। एक बार जब असफलता मिलता है तो दूसरा बार फिर से क्या करिए? जिद्दी बन के आप तैयारी में लग जाइए। फिर असफल होइएगा, फिर तीसरा बार आप जिद्दी बनिए। आप एक दिन न एक दिन ज़रूर आप एग्ज़ाम को क्रैक करिएगा और सफलता पाइएगा और दुनिया रचिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग जिद्दी बनिए और जिद्दी बन के क्या करिए? आप पढ़ाई में लग जाइए और मेहनत करिए, इतना करिए कि आपका सफलता ज़रूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का शुभ हो। आप लोग को ज़रूर, आप लोग को क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो चलिए आज का क्या है? कोशिका विभाजन है। क्या? कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीज़न। क्या है? सेल डिवीज़न। तो पेज नंबर क्या है? लेसन 3 है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है? मातृ कोशिका है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से कोशिका विभाजन से। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए कोशिका विभाजन है। एक मातृ कोशिका क्या है? एक मातृ कोशिका विभाजन होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। इस क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1665 में, क्या 1665 में बिरचाउ ने देखा। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा?
तो किस वैज्ञानिक ने देखा? तो बिरचाव ने देखा। कौन? बिरचाव ने देखा। कब? तो 1865 में। ये क्वेश्चन याद करिएगा, 2 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगला है कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन है? तो चलिए, पहला असूत्री, क्या? असूत्री विभाजन है ना, असूत्री विभाजन। तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? अमिटोसिस डिवीजन। क्या? अमिटोसिस डिवीजन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा हो जाएगा समसूत्री विभाजन, है ना, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा प्यारे दोस्तों प्रोफेज। ये सॉरी, प्रोफेज नहीं है, तीसरा है यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा मध्यावस्था। नहीं, ये भी पहले इसको पहला को पढ़ा देता हूँ, है ना। चलिए, तीसरा आ जाएगा आगे। चलिए, पहला क्या है? असूत्री विभाजन, है ना। असूत्री विभाजन, यह विभाजन जीवाणु, नीलहरित शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ, विषाणु इत्यादि में होता है। असूत्री विभाजन जो है, यह विभाजन जीवाणु, नीलहरित, क्या? नीलहरित शैवाल जो है, कुछ प्रोटोजोआ, विषाणु इत्यादि में होता है। इस क्रिया में केंद्र में संकुचन होता है। केंद्र में क्या होता है? केंद्र में संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है? 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसके साथ साथ कोशिका द्रव में भी विभाजन होता है। कोशिका द्रव में क्या होता है? विभाजन होता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। कहाँ से? मातृ कोशिका से 2 पुत्री, कितने? 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन, मिटोसिस, क्या है? मिटोसिस डिवीजन। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने, कौन? वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में की। क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? तो फ्लेमिंग ने किया, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया। किसने किया? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया। कब किया? 1879 में। कब किया? 1879 में। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन कहाँ होता है? तो कायिक कोशिकाएं में होता है। कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है? फलस्वरूप एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों, क्रोमोसोम, क्या? क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होता है। समसूत्री विभाजन को पहले 2 भागों में बांटा गया है। समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में बांटा गया है। किसको? समसूत्री विभाजन को। कौन कौन है? तो चलिए, ए में है केंद्रक विभाजन। क्या है? केंद्रक विभाजन। क्या है? कैरियोकिनेसिस। केंद्रक विभाजन हो जाएगा। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया जो है कितने अवस्था में विभाजित होता है? तो 5 अवस्थाओं में विभाजित होती है। पहला है क्या है? अंतरावस्था। क्या है? अंतरावस्था, यह विराम अवस्था। इंटरफेज, यह अवस्था विभाजन के पूर्व ही अवस्था है। यह अवस्था विभाजन के पूर्व की अवस्था है। यह अत्यधिक क्रियाशील अवस्था है। क्या है? क्रियाशील अवस्था है। नेक्स्ट, इस अवस्था को निम्न भागों में बांटा गया है। इस अवस्था को जो है निम्न भागों में बांटा गया है। क्या है? जीआई फेज, पोस्ट, क्या है?
क्या है, मोटिटिक गैप फेज है ना। इस अवस्था में आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, एस फेज, डीएनए का संश्लेषण होता है। एस फेज में किसका होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, जिससे फलस्वरूप यह मात्रा में दुगना हो जाता है। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि जीआई फेज में किसका निर्माण होता है, तो आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीआई फेज में किसका निर्माण होता है, तो आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। वही पूछ देगा कि एस फेज में किसका होता है निर्माण, तो एस फेज में होता है डीएनए का संश्लेषण होता है, जिससे फलस्वरूप यह मात्रा में दुगना हो जाता है। अब आज GI2 फेज क्या है, G2 फेज प्री मोटिटिक गैप फेज, डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है। क्या हो जाता है, डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, किंतु आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या है, आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इंटरफेज में क्रोमैटिन जाल अंकुडलित एवं पतला होता है। सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। सेंट्रोसोम क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तीसरा है प्रोफेज, कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज से होती है। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत कहाँ से होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रोफेज से होती है। इसमें क्रोमैटिन जाल छोटे मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। इसमें क्रोमैटिन जाल छोटे मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। क्रोमोसोम दो अर्ध भागों में बांटे जाता है। क्या होता है, क्रोमोसोम जो है दो अर्ध भागों में बांटा जाता है। दोनों भाग एक बिंदु से जुड़े होते हैं। दोनों भाग जो है एक बिंदु से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस बिंदु को सेंट्रोसोम कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहते हैं। पूरी रचना क्या है, क्रोमैटिड कहलाती है। इस अवस्था के अंत में केंद्रिका गायब हो जाती है। केंद्रिका गायब हो जाती है। तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है क्या है, मध्य अवस्था मेटाफेज। क्या है, मेटाफेज। इस अवस्था में तुर्क धागे स्पाइंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाता है। इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर द्वारा धागे के बीच में आकर जुड़ जाता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य अवस्था में, इस अवस्था में तुर्क धागे स्पाइंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाता है। इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोसोम द्वारा धागे के बीच में आकर जुड़ जाता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या एनाफेज। यह अवस्था सबसे छोटी अवस्था है। एनाफेज जो है यह अवस्था सबसे छोटी अवस्था है। विभाजन 2-3 मिनट में समाप्त हो जाता है। कितने मिनट में हो जाता है, 2 से 3 मिनट में विभाजन जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में सेंट्रोसोम 2 भागों में विभाजित हो जाता है। सेंट्रोसोम कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र अब दोनों ध्रुवों की ओर चल जाता है। दोनों ध्रुव की ओर क्या होता है, चल जाता है। नेक्स्ट 5 में है टेलोफेज। क्या है, टेलोफेज यह अवस्था प्रोफेज की उल्टी है। यह अवस्था क्या है, प्रोफेज की उल्टी है। उसमें केंद्रक एवं केंद्रिका स्पर्श हो जाते हैं और इसमें जो है क्रोमोसोम
क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। इस प्रकार एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। स्पाइंडल फाइबर नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या है, टेलोफेज में स्पाइंडल फाइबर जो है नष्ट हो जाता है। चलिए बी में आ जाइए। बी में क्या है, साइटोकाइनेसिस। क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, केंद्रक के विभाजन के बाद संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन हो जाता है। केंद्रक के विभाजन के बाद संकुचन द्वारा, किसके द्वारा, संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। किस कोशिका से, तो मातृ कोशिका से। किससे, मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। पौधों में साइटोकिनेसिस की क्रिया सेल प्लेट द्वारा होती है। नेक्स्ट अगला है समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। जीवों में क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। इस विभाजन के द्वारा शरीर की मरम्मत होती है। समसूत्री विभाजन का महत्व जो है, जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। जीवों में क्या होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है, उसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहा जाता है। इस विभाजन के द्वारा शरीर की मरम्मत होती है। क्या होता है, मरम्मत, रिपेयरिंग होता है तथा घाव भरता है। किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा महत्व है। चलिए तो देखिए क्या है, समसूत्री विभाजन में देखिए ये क्या है, फर्स्ट में है इंटरफेज है। क्या, इंटरफेज में अवस्था में है ना समसूत्री विभाजन। उसके बाद दूसरा में आ गया 2, 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रोफेज में है, प्रोफेज अवस्था में। ये जो है, ये कौन सा अवस्था में है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेटाफेज में है। क्या है, मेटाफेज अवस्था में है। और ये एनाफेज है। एनाफेज का पहले आया इंटरफेज, उसके बाद आया प्रोफेज, उसके बाद क्या, मेटाफेज में, फिर आ गया एनाफेज, और उसके बाद टेलोफेज। क्या, दो भाग में बट गया, टेलोफेज में आ गया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, मेयोसिस। अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन या रेडिकेशन डिवीजन, क्या, रेडिकेशन डिवीजन भी कहते हैं। पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आधी होती है। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। इसमें जो है, इसमें विभाजन की क्रिया कितने बार होती है, 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। 4 पुत्री कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट है मियोसिस। क्या है, मियोसिस को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मियोसिस आई। मियोसिस में कितने, 4 भाग में। क्या, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है। ये मियोसिस में आता है। मियोसिस को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। मियोसिस में क्या, मियोसिस में 4 भाग में विभाजित किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना। नेक्स्ट आइए, प्रोफेज को निम्न उप अवस्था में बांटा गया है। कि कौन सा अवस्था में, तो उप अवस्थाओं में बांटा गया है। किसको, प्रोफेज को। आ जाइए लिप्टोटीन। क्या है, लिप्टोटीन। इस अवस्था में क्रोमैटिन जाल कुंडलित एवं लंबे होते हैं। इस अवस्था में क्रोमैटिन जाल कुंडलित एवं लंबे होते हैं। नेक्स्ट है जाइगोटीन। क्या है, जाइगोटीन। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र होमोलॉजिस, क्या, होमोलॉजिस क्रोमोसोम जोड़े में अवस्थित होते हैं, जिन्हें
क्या कहते हैं, वाइविलेंट कहते हैं। क्या, वाइविलेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्या है, पैकेटिन। क्या है, पैकेटिन। पैकेटिन है, इसमें गुणसूत्र जो है छोटे और मोटे हो जाते हैं। पैक्टिन में क्या होता है, इसमें गुणसूत्र जो है छोटे और मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र कैसा हो जाता है, पैक्टिन में छोटे और मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड अलग अलग दिखाई देते हैं। क्या होता है, अलग अलग दिखाई देते हैं। उन्हें चतुष्टक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चतुष्टक कहते हैं। पैकेटिन में इसमें गुणसूत्र और छोटे मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड अलग अलग दिखाई देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, चतुष्टक कहा जाता है। नेक्स्ट है डिप्लोटिन। क्या है, डिप्लोटिन। क्या है, डिप्लोटिन समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। डिप्लोटिन क्या होता है, समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण, क्या, प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप ये अलग अलग होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। किंतु कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़े होते हैं। इस बिंदु को काइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, काइजमा कहते हैं। क्या कहते हैं, काइजमा कहते हैं। इस बिंदु पर क्रोमैटिन, क्या है, क्रोमैटिड के खंडों के बीच अदला बदली होती है। इस बिंदु पर क्रोमैटिड, क्या, क्रोमैटिड के खंडों के बीच अदला बदली होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही संतान माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। क्या, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही संतान जो है माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं, मतलब कुछ अलग होते हैं, भिन्न अलग प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन है डायकाइनेसिस। क्या है, डायकाइनेसिस। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। डायकाइनेसिस में क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, डायकाइनेसिस अवस्था में समजात गुणसूत्र जो है, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। केंद्रक तथा केंद्रिका गायब हो जाते हैं। केंद्रक तथा केंद्रिका जो है गायब हो जाते हैं। तरकु धागे स्पाइंडल फाइबर्स का निर्माण शुरू हो जाता है। किसका, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण क्या होता है, डायकाइनेसिस में क्या होता है, निर्माण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 तर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। इसमें क्या होता है, तर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। तर्क धागे क्या है, बाइवेलेंट स्पाइंडल फाइबर माध्यम में सेंट्रोमेयर द्वारा जुड़ जाता है। किसके द्वारा, सेंट्रोमेयर द्वारा जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है एनाफेज। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एनाफेज। एनाफेज 1 प्रत्येक बाइवेलेंट, क्या है, बाइवेलेंट में एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर खींच जाता है। क्या होता है, खींच जाता है। इसमें सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं हो पाता है। इस प्रकार कुल गुणसूत्र में आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। क्या कहता है कि एक ध्रुव की ओर तथा दूसरे गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर खींच जाता है। इसमें सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं हो पाता है। किसका, सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं हो पाता है। इस प्रकार कुल गुणसूत्र में आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेलोफेज। क्या है, टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 दोनों ध्रुव की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। टेलोफेज में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि दोनों ध्रुव की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक मातृ केंद्रक से दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो चलिए आगे क्या होता है, ये देखिए
क्या है, क्रोमोमियर है। क्या है, क्रोमोमियर है, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, बाइवेलेंस है, लेप्टोटीन, यहाँ क्या है, पैक्टिटियम, और क्या बाइवेलेंस है यहाँ पे। ये जाइगोटीन है, ये क्या है, जाइगोटीन है। डी में है डिप्लेटिन है। क्या है, डिप्लेटिन। ऐसा ही सब है। यहाँ देखिए, ये क्या है, डाइकानेसिस है। एक ये जो है डाइकानेसिस का चित्र है। और क्या, मेटाफेज है। क्या मेटाफेज है, क्या एनाफेज का देख लीजिए कैसा है। ये तार्क किरण है यहाँ पे, है ना। उसके बाद सेंट्रियोल इसी से निकलता है। और स्पिंडल फाइबर यहाँ से देखिए, है ना। तो ये एनाफेज हो गया। आई टेलोफेज, ये क्या हो गया, टेलीफोज। ए और बी में है बटा हुआ, टेलीफेज। चलिए आगे आइए, मियासिस। क्या है, मियासिस टू केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव का भी विभाजन हो जाता है। केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव का भी विभाजन हो जाता है। इस प्रकार दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसके बाद इन दोनों कोशिकाओं में पुनः विभाजन शुरू हो जाता है। क्या होता है, पुनः विभाजन शुरू हो जाता है। इस विभाजन को मियोसिस 2 कहते हैं। यह विभाजन मिटोसिस जैसा ही होता है। कैसा होता है, मिटोसिस जैसा ही होता है। इसमें निम्न अवस्थाएं होती है। क्या होता है, निम्न अवस्थाएं होती है। पहला क्या, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 होता है। नेक्स्ट आगे, प्रोफेज 2 केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रक गायब हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक गायब हो जाते हैं। क्रोमैटिड सिकुड़ कर छोटे मोटे होने लगते हैं। प्रोफेज 2 में जो है केंद्रक क्या है, क्रोमैटिड जो है सिकुड़ कर छोटे मोटे होने लगते हैं। तरकु धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। प्रोफेज 2 में तरकु धागे का निर्माण क्या होता है, शुरू हो जाता है। एक सेंट्रियोल दोनों ध्रुव पर चला जाता है। एक सेंट्रियोल दोनों ध्रुव पर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाफेज 2 तर्क धागे स्पाइनल फाइबर तर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। क्रोमोसोम सेंट्रोसोम द्वारा स्पाइनल फाइबर के बीच में जुड़ जाता है। मतलब है मेटाफेज 2 में है कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर द्वारा स्पाइनल फाइबर के बीच में जुड़ जाता है। नेक्स्ट, एनाफेज 2 सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा दोनों ध्रुवों की ओर एक एक चले जाते हैं। कोशिका में संकुचन शुरू हो जाता है। कोशिका में क्या हो जाता है, संकुचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है टेलोफेज 2 क्या है, 2 है। टेलोफेज 2 दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका का निर्माण भी हो जाता है। टेलोफेज 2 में क्या है, टेलोफेज 2 में दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। केंद्रक का निर्माण भी हो जाता है। केंद्रक के विभाजन के बाद
कोशिका द्रव भी विभाजित हो जाता है। केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव भी विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या की आधी हो जाता है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या जो है मातृ कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या की आधी हो जाता है। नेक्स्ट, क्या ए बी क्या प्रोफेज 2 कहलाता है? ए प्रोफेज 2 में क्या ए और बी में बटा हुआ है। आगे चलिए, मेटाफेज 2, यहाँ चित्र देख लीजिए। एनाफेज का क्या है? एनाफेज देखिए, 2 गो इधर 2 गो उधर, एनाफेज है ना। चलिए आगे है क्रोमोसोम, यहाँ पे है क्रोमोसोम है। टेलोफेज इस संतति कोशिकाएं, संतति कोशिकाएं क्या है? यहाँ है संतति कोशिकाएं हैं, और यहाँ है संतति कोशिका, और यहाँ से यहाँ भी है संतति कोशिका, और यहाँ से यहाँ भी हुआ। ये सब संतति कोशिकाएं होता है। चलिए आज का थ्योरी क्लास समाप्त, और ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा देर का है नहीं, क्वेश्चन ये खूब चलेगा तो 10 मिनट लगभग चलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव कितना है? टोटल क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, आप लोग को बता देते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। 10 क्वेश्चन है। कितना? 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन लगेगा 5 से 6 मिनट, है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? शुक्राणु एवं अंडाणु क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, किस में होता है? ऑप्शन ए माइटोसिस द्वारा होता है, मियोसिस द्वारा होता है, एमाइटोसिस द्वारा होता है, सभी द्वारा होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, मियोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन पर आ जाइए। दूसरा है पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। पादप कोशिका में, है ना, प्लांट सेल में क्या? पादप कोशिका प्लांट सेल में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ऑप्शन ए संकुचन द्वारा, बी कोशिका प्लेट द्वारा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा डी, कोशिका प्लेट द्वारा होता है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है कोशिका प्लेट द्वारा। आंसर हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पर चलिए। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा है किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन ए वहाँ पढ़ा है, तो डीएनए आरएनए सब पढ़ा है। तो किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो जी फेज में, G2 फेज में, एस फेज में, डी कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा एस फेज। बताया ना किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो एस फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का कौन सी अवस्था सबसे छोटी होता है? कौन सी अवस्था जो है अवस्था सबसे छोटी होता है? सबसे छोटी है कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? तो ऑप्शन ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टेलोफेज। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी मेटाफेज हो जाएगा। मेटाफेज जो है सबसे छोटी अवस्था है। नेक्स्ट 5 में है किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? तो ऑप्शन ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टेलोफेज। तो आंसर हो जाएगा सी एनाफेज। क्या हो जाएगा? एनाफेज हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या नंबर है? 6 नंबर। 6 नंबर में हो गया समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, क्या समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? कितनी होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी क्या है 16। तो क्या हो जाएगा 16। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए में हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर में है अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन होता है किसके द्वारा? कायिक कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, दोनों में कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, जनन कोशिकाओं में हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 प्रोसेसिंग क्रॉसिंग, क्या क्रॉसिंग ओवर होता है? क्या क्रॉसिंग ओवर होता है? माइटोसिस में, बी मियोसिस में, सी एमाइटोसिस में, डी कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी मियोसिस में। किस में होता है? मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग बने रहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे हर टॉपिक हर मतलब चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर एक दिन क्लास आप छोड़ दीजिएगा तो एक चैप्टर एक लेसन आप पीछे हो जाइएगा। तो आप लोग एक भी दिन को इसका नहीं छोड़िए और पर डे करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पर डे जो भी है 8 से 9 बजे 7 से 8 बजे के बीच में आप लोग को एक क्लास प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेटाफेज, बी हो जाएगा एनाफेज, सी हो जाएगा एनाफेज और एनाफेज 2 गो है एक ही में, और डी हो जाएगा टेलोफेज। तो आंसर क्या हो जाएगा ए मेटाफेज। क्या हो जाएगा मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन का। तो क्या है? समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होता है? बराबर होती है। ए, बी में आधी होती है, सी में दुगनी होती है, डी में सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो आज यहाँ लास्ट क्लास था मेरे प्यारे दोस्तों, और अब कल के लिए क्या रहेगा क्लास मेरे प्यारे दोस्तों? तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो कल पढ़ाएंगे क्या? पाचन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे? पाचन तंत्र। कल हर चैप्टर हर जो है लेसन जो है क्लास जो है आप लोग को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कल क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे। तो आप इस पाचन तंत्र को आप अच्छे तरह से पढ़ने के लिए आप कल रेडी रहिएगा 7 से 8 बजे के बीच में। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कल रेडी रहिए। और कल रेडी रहने के लिए अगर आप लोग नए हैं इस पर रेडी रहने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप अगर इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको पर डे जो है 7 से 8 बजे के बीच में आपके मोबाइल पे फ़ोन पे आपको वीडियो पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो मेरे प्यारे दोस्तों कल पाचन तंत्र की
पाचन तंत्र का क्लास देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं, आज का क्लास यहीं तक था। तो लास्ट 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं तक, और कल के लिए तैयारी, कल का क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कल का क्या है। तो पाचन तंत्र है, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।